अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? होपफुली ठीक हैं सब। तो बच्चों, आज हम अल्केन्स के हवाले से एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। वो है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि हाइड्रोकार्बन्स का ये जो चैप्टर नंबर 8 है, इसमें हमने 3 क्लासेस पढ़नी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस, जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और हर एक सीरीज़ के बारे में हमें कुछ बातें पढ़नी गिनी चुनी। जैसे अल्केन्स के बारे में हमें 5 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। नंबर 1 नॉमेनक्लेचर, नंबर 2 मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, नंबर 3 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, नंबर 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड नंबर 5 यूजेस। तो उसी तरतीब से हम चल रहे हैं। अल्केन के नॉमेनक्लेचर हो गया, उनके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन हो गए, और अब तीसरी जो मेन हेडिंग है, तीसरा जो मेन एक फ़ीचर है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, और वो हमारे पास है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। एक एक करके डिफरेंट फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे। तो देखें जी, वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले मैंने लिखा है कलर एंड ऑर्डर। ठीक है, कलर एंड ऑर्डर। तो देखिए जी, सबसे पहले जो अल्केन्स होते हैं, तमाम के तमाम, ये जनरल चीज़ है, तमाम के तमाम अल्केन्स जो होते हैं, दे आर कलरलेस। सब के सब वो क्या होते हैं? कलरलेस, कोई कलर नहीं होता उनका। और अगर ऑर्डर की बात करें, स्मेल की बात करें, तो दे आर ऑर्डरलेस। सो ऑल अल्केन्स आर कलरलेस, कोई कलर नहीं होगा। ऑल अल्केन्स आर ऑर्डरलेस, कोई ऑर्डर नहीं होती, कोई स्मेल नहीं होती। ठीक है, ये तो छोटी सी बात है, क्लियर चीज़ है ये। ठीक है, अब आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड फिज़िकल करैक्टर, वो हमारे पास है फिज़िकल स्टेट। फिज़िकल स्टेट का मतलब सब समझते होंगे। फिज़िकल स्टेट का मतलब क्या आया कि कोई सब्सटेंस लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, ये चीज़ उसकी फ़िज़िकल स्टेट कहलाती है। ठीक है, और अगर हम अल्केन्स की बात करें तो हमें एक ट्रेंड जो है वो नज़र आता है, और वो ट्रेंड क्या है देखते हैं। अल्केन्स में कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 तक के जो मेंबर्स होते हैं, C1 to C4 तक के जो मेंबर्स हैं, यानी मीथेन से ब्यूटेन तक के जो मेंबर्स हैं, ये बुनियादी तौर पे क्या होते हैं? दीज आर गैसेस, गैसेस। ठीक है, और इससे आगे C5 से C17 तक, ठीक है, पेंटेन से हेप्टाडिकेन तक, तमाम के तमाम लिक्विड होते हैं। और इससे ऑनवर्ड जितने भी मेंबर्स हैं, मीन मेंबर्स विच आर ग्रेटर देन C17, हेप्टाडिकेन से आगे जितने भी होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे? स्पेशल किस्म के सॉलिड्स होंगे, वैक्सी सॉलिड्स होंगे। तो सॉलिड ना, वैक्स, वैक्स समझते हैं ना, जैसे वो होती है वैक्स, मोमबत्ती, कैंडल, उसको वैक्सी अपीयरेंस होती है, वैसे ये सॉलिड्स हुआ करता है। ठीक है, तो ये एक फ़िज़िकल स्टेट के अंदर हमें तीनों स्टेट्स नज़र आती हैं। अब अल्केन की इस फिज़िकल स्टेट के अंदर ये डिफरेंस क्यों है कि मतलब कुछ मेंबर्स गैसेस हैं, कुछ लिक्विड हैं, कुछ सॉलिड हैं? तो बेटा ये जो डिफरेंस है ना, यहाँ पर हम एक लाइन लिख लेते हैं, दिस डिफरेंस इन फिज़िकल स्टेट ये किस वजह से है? ड्यू टू डिफरेंस इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मतलब अल्केन्स में तीनों फिज़िकल स्टेट हैं, उसकी रीज़न डिफरेंट मेंबर्स के अंदर डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होना है। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएं ज़रा याद करके, अल्केन्स में कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं? अल्केन्स के अंदर, अल्केन्स नॉन पोलर होते हैं। फर्स्ट ईयर में ये चीज़ हमने सीखी थी कि भाई इनमें लंडन फोर्सेस होती हैं। कौन सी फोर्सेस होती हैं? लंडन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। याद आया आपको? तो अल्केन्स में लंडन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, और आपको याद होगा हमने फैक्टर्स सीखे से किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो एक फैक्टर था उसमें नंबर ऑफ एटम्स इन चेन, नंबर ऑफ एटम्स इन चेन। और लंडन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का नंबर ऑफ एटम्स के साथ क्या कनेक्शन था? डायरेक्ट।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा होंगे तो लंदन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, और अगर नंबर ऑफ़ एटम कम है तो लंदन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ होगी वो भी वीक होगी। क्लियर हो गया आपको? अब देखिए, आइए ज़रा इस चीज़ को हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं अपने ऊपर वाले ट्रेंड पर। अब देखिए ज़रा, जो ऊपर C1 से C4 तक के मेंबर्स हैं, बुनियादी तौर पे दे हैव लेसर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स, कम कार्बन एटम है इनमें बाकियों की निस्बत। अब जब एटम कम होंगे चेन में तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर होंगी कि नहीं, वीक होंगी कि नहीं? तो इसलिए जो अट्रैक्शन होगी इट वुड बी दी लेसर वन, लेसर अट्रैक्शन इनमें जो है वो होगी। तो लेसर अट्रैक्शन होगी उनमें, और लेसर अट्रैक्शन होने का मतलब ज़रा देखें ना, अगर लेसर अट्रैक्शन है तो मुझे बताएं जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होंगे कि नहीं? तो जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से इतने फासले पर होंगे तो बताएं ज़रा किस फिज़िकल स्टेट में ये होता है? यकीनन गैस के अंदर मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं तो पास वो क्या बन जाएंगे, वो गैसेज होंगे। ठीक है, अब ज़रा बात करें नीचे वाले केस की, C5 से C17 लिक्विड हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ एटम्स में क्या हो गया, इजाफा हो गया। नंबर ऑफ़ एटम जब ज़्यादा हुए लंदन फोर्सेस की स्ट्रेंथ में भी क्या हो गया, इजाफा हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, मोर अट्रैक्शन, अट्रैक्शन में क्या हो गया, इजाफा। तो मोर अट्रैक्टिव फोर्सेस, मोर लंदन फोर्सेस यहाँ पर होंगी। और बच्चों, जब ज़्यादा अट्रैक्शन होगी तो मुझे बताएं इनमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे क्या वो इतने दूर दूर रहेंगे? नहीं भाई, वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से रिलेटिवली एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे। और यकीनन ये किस में होता है, ये लिक्विड में होता है कि मॉलिक्यूल इतने दूर नहीं होते, बस करीब आ जाते हैं लेकिन साथ नहीं जुड़ते। ठीक है, और जो तीसरा केस आपको नज़र आ रहा है उसमें देखें, जैसे कार्बन आइटम मज़ीद ज़्यादा होंगे तो यकीनन अट्रैक्शन कहाँ जाएगी, मैक्सिमम लेवल तक। अट्रैक्शन आगे आगे जाते हुए मैक्सिमम होती चली जाएगी। और जब मैक्सिमम अट्रैक्शन आपको देखने में मिल रही है तो यकीनन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर नहीं रह पाएंगे और वो आलमोस्ट साथ ही जुड़ जाएंगे। और ये किसके अंदर होता है, ये सॉलिड्स के अंदर हुआ करता है। क्लियर हो गया आपको? तो देखें जी, इस तरीके से फ़िज़िकल स्टेट में डिफरेंस आता है। तो हमें पता चल गया दिस डिफरेंस इन फिज़िकल स्टेट इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन दी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो कि लंदन फोर्सेस होती हैं, और कैसे वो वेरी करती हैं वो हमने देख लिया जी। तो क्लियर हो गया आपको ये? चलें अब हम नेक्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बच्चों जी। तो नेक्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी हमारे पास है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्केन्स। अब बच्चे आपको पता है सॉल्युबिलिटी हमेशा एक ही प्रिंसिपल पर डिपेंड करती है, एक ही फंडा है, लाइक डिज़ोल्व लाइक। ये प्रिंसिपल है सॉल्युबिलिटी का। और क्या कहता है प्रिंसिपल, आप सब इस चीज़ को बखूबी जानते हैं। पोलर सब्सटेंसेस आर डिज़ोल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर डिज़ोल्व्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, एंड पोलर सब्सटेंसेस डू नॉट डिज़ोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। क्लियर है? तो ये चीज़ लाइक डिज़ोल्व लाइक है। अब देखें अल्केन्स के बारे में हम ये पढ़ रहे हैं, तो देखें अल्केन्स जो हैं हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, उनमें बेसिकली ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। इस चीज़ को हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं, नॉन पोलर नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स अल्केन्स में, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जो कि नॉन पोलर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई ख़ास फ़र्क नहीं हुआ करता। ठीक है, अब चूँकि अल्केन्स नॉन पोलर हैं तो बताएं ज़रा वाटर के अंदर क्या ये सॉल्युबल होंगे? वाटर क्या है, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट, तो क्या ये पानी के अंदर हल हो पाएंगे? भाई नहीं होंगे। तो इसलिए लिखेंगे दीज आर वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, और दूसरे जो सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह, क्या इनमें ये हल हो पाएंगे? हाँ जी, हो पाएंगे, क्योंकि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं और अल्केन्स भी क्या हैं, नॉन पोलर ऑर्गेनिक। इस वजह से यहाँ पे ये क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। ठीक है, ये तो सिंपल बात थी। अब देखिए सॉल्युबिलिटी के बारे में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाहता हूँ मैं, वो ये कि जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, अल्केन की जो सॉल्युबिलिटी होती है ये इन्वर्सली रिलेटेड होती है मोलर मास के साथ। किसके साथ? मोलर मास। मतलब क्या मतलब हुआ इस बात का? जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी में कमी होती है। समझ गए बात के नहीं? अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? मोलर मास बढ़ने से सॉल्युबिलिटी में कमी क्यों होगी? देखें, पहले एक सिंपल सी चीज़ समझें, सॉल्युबिलिटी में होता क्या है।
देखिए सॉल्युबिलिटी में जो सॉल्वेंट होता है वो अपने अंदर हल करने के लिए सोल्यूट को तोड़ता है, ठीक है। तो जब आप एक अल्केन को डिज़ोल्व करेंगे, वो बड़ा अल्केन है, अगर उसका मोलर मास ज़्यादा है, तो मुझे बताएं मोलर मास ज़्यादा होने का क्या मतलब है? उसमें कार्बन एटम ज़्यादा हैं। कार्बन एटम जितने ज़्यादा होंगे मोलर मास उतना ज़्यादा होगा, और जितने कार्बन एटम ज़्यादा होंगे उसमें लंडन फोर्सेस उतनी ही स्ट्रॉन्ग होंगी कि नहीं? तो मुझे बताएं फिर ज़्यादा मोलर मास वाले सोल्यूट को तोड़ना आसान है या मुश्किल है? बेज़ाहिर सी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो वो जल्दी नहीं टूटेगा। अगर वो जल्दी नहीं टूटेगा तो सॉल्युबिलिटी कम ही होगी ना उसकी। बस इसीलिए हम फिर एक लाइन यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी के हवाले से, और वो लाइन क्या होगी? हम लिखेंगे मोलर मास इंक्रीज़ जब होता है तो उसका मतलब क्या होता है? मीन्स मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ज़ाहिर है मास ज़्यादा होने का मतलब है कि कार्बन एटम्स क्या हैं इसके अंदर ज़्यादा, तभी तो मोलर मास ज़्यादा होगा। मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और नंबर ऑफ कार्बन एटम जब ज़्यादा होंगे तो लंडन फोर्सेस जो हैं, लंडन फोर्सेस जो कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एल्केन्स की, मुझे बताएं ये भी ज़्यादा होंगी कि नहीं? क्योंकि कार्बन एटम्स की तादाद से लंडन फोर्सेस का डायरेक्ट रिलेशन है। तो मोलर मास ज़्यादा होने का मतलब है कार्बन एटम का ज़्यादा होना, और कार्बन एटम ज़्यादा होने का मतलब है कि लंडन फोर्सेस क्या होंगी? स्ट्रॉन्ग। और जब लंडन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, आपका सोल्यूट जल्दी टूटेगा नहीं, तो उसकी सॉल्युबिलिटी में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। क्लियर हो गया आपको? तो इस तरह जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है मोलर मास के ऊपर। क्लियर है आपको? तो ये चीज़ उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलें आएँ अब हम नेक्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे पास है फ़िज़िकल कांस्टेंट्स। देखें फ़िज़िकल कांस्टेंट्स का क्या मतलब होता है? फ़िज़िकल कांस्टेंट मतलब फ़िज़िकल, ऐसी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जिनकी वैल्यूज़ होती हैं कांस्टेंट वैल्यूज़, ठीक है, तो उन्हें हम बोल देते हैं वो बेसिकली फ़िज़िकल कांस्टेंट्स हैं। तो यहाँ हम अल्केन के फ़िज़िकल कांस्टेंट्स की बात करेंगे और हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी को, बॉइलिंग पॉइंट को, मेल्टिंग पॉइंट को। आपको पता चल ही गया होगा कि डेंसिटी हो गया, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इनकी वैल्यूज़ हुआ करती हैं, ठीक है। तो ये फ़िज़िकल बिहेवियर्स भी हैं, इस वजह से इन्हें फ़िज़िकल कांस्टेंट्स कहा गया। तो देखें जी, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप फ़िज़िकल कांस्टेंट मैंने आपके सामने लिखा है डेंसिटी, ठीक है। अब देखिए डेंसिटी का क्या मतलब होता है? डेंसिटी का मतलब होता है भारीपन, कसाफ्त कहते हैं ना उर्दू में इसको, भारीपन इसका मतलब होता है। अब देखें जी, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अल्केन्स भी इसमें ही शामिल हैं। अल्केन्स होता है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये हाइड्रोकार्बन की रिप्रेजेंटेटिव जो है वो क्लासेस हैं। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, दे आर लाइटर देन वाटर। ये पानी की निस्बत क्या होते हैं? हल्के होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है दे हैव लेसर डेंसिटी देन वाटर। पानी से हल्के होने का क्या मतलब है? दे हैव लेसर डेंसिटी देन वाटर। पानी से डेंसिटी इनकी कम होती है। अब देखें पानी की डेंसिटी कितनी होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और आपको पता है किसी भी हाइड्रोकार्बन की मैक्सिमम, मतलब जितने भी हाइड्रोकार्बन अल्केन्स समेत, मैक्सिमम डेंसिटी उनकी क्या हो सकती है किसी की? 0.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखें ज़रा, ये पानी से कम है, लेस देन 1, पानी से कम हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ तमाम के तमाम हाइड्रोकार्बन की डेंसिटी पानी से कम है, और इसी वजह से दे फ्लोट ऑन वाटर। इसी वजह से ये जो अल्केन्स हैं या जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं अल्केन्स के अलावा भी, दे फ्लोट ऑन वाटर। वो पानी की सतह के ऊपर तैरते हैं, उससे नीचे नहीं जाते बल्कि उससे ऊपर ऊपर ही रहते हैं, बिकॉज पानी भारी है और वो पानी से लाइटर हैं, हल्के हैं। क्लियर हो गया आपको? दिस इज़ अबाउट डेंसिटी। लेकिन देखिए डेंसिटी के बारे में फ़र्दर आपसे एक बात करनी है बेटा जी। जो डेंसिटी होती है ना, जो डेंसिटी होती है अल्केन्स की, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू मोलर मास। मोलर मास के साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट लिंक है। मतलब अगर मोलर मास ज़्यादा होगा किसी अल्केन का तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा। देखें बड़ी सिंपल सी बात है, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी आपके पास होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखें डायरेक्ट एम मास पर डिपेंड कर रही है डेंसिटी।
तो इसका मतलब है अगर मैस ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा। तो बस इसीलिए मोलर मैस ज़्यादा होने पर डेंसिटी ज़्यादा होती चली जाती है और मोलर मैस कम होने पर डेंसिटी कम होती चली जाती है। तो इससे ये भी समझ आता है भाई जो सॉलिड अल्केन्स होंगे यकीनन उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है, सॉलिड्स का वेट ज़्यादा होगा, मोलर मैस ज़्यादा होगा तो उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा। अब गैसेस की बात करें, उनमें देखिए छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन है C1 से C4, तो मोलर मैस कम है, डेंसिटी भी उनकी क्या होगी, कम होगी। क्लियर हो गया आपको? तो ये हमारा पहला फिज़िकल कांस्टेंट था डेंसिटी। अब हम आगे डिस्कस करेंगे दूसरे फिज़िकल कांस्टेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। जी, तो बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास फिज़िकल जो कांस्टेंट है वो हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब याद रखिए जितने भी टेम्परेचर पॉइंट्स होते हैं ना बेटा वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर पॉइंट्स क्या, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स एट्सेट्रा। ठीक है, अब अल्केन में कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं? ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें, अल्केन में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यकीनन लंडन फोर्सेस हैं, तो यकीनन बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे अल्केन के वो इन्हीं फोर्सेस की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसके साथ इसका फिर क्या कनेक्शन होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना हमेशा, चाहे वो अल्केन का या किसी और का है, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा डायरेक्टली डिपेंड करता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है स्ट्रॉन्ग ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ जो है वीक होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। ठीक है, अब बेचे कुछ ना डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के, मतलब ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करती है, तो यकीनन फिर वो फैक्टर जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो है वो मैटर कर रहे होंगे उसके ऊपर उसे जो डिसाइड कर रहे होंगे तो यकीनन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर भी उनका असर होगा। ठीक है, तो अब हम ना उन फैक्टर्स की बात करेंगे जिनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करती है और फिर उनकी इन टर्म्स में हम बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए जी पहला फैक्टर हमारे पास जो होता है वो होता है मोलर मैस। क्या होता है वो, मोलर मैस। अब मोलर मैस एक ऐसा फैक्टर है, ठीक है, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को डिसाइड करता है। कैसे? मोलर मैस जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिसाइड करता है और बॉइलिंग पॉइंट के साथ इसका कनेक्शन होता है डायरेक्ट। क्या मतलब अगर मोलर मैस होगा ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अगर मोलर मैस कम है तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसको हम ना एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखें, मैं आपके सामने कुछ हाइड्रोकार्बन्स लिख लेता हूँ। 4 कार्बन से लिखना शुरू करता हूँ। 4 कार्बन वाला आपके पास होता है, आपको पता है C4H10 ब्यूटेन। फिर 5 कार्बन वाला आपके पास होता है पेंटेन, और उसके बाद 6 कार्बन वाला आपके पास होता है हेक्सेन, और उसके बाद 7 कार्बन वाला आपके पास हुआ करता है हेप्टेन। ठीक है, ये 4 हाइड्रोकार्बन्स बच्चों हमने लिखे हैं और इनके बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज़ पता है किस तरह से वेरी करती हैं। ये जो आपके पास होता है ब्यूटेन, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 0.5। अच्छा, ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो मैं आपको बताऊंगा ना ये डिग्री सेल्सियस में होंगी। ठीक है, इसका होता है 36 डिग्री सेल्सियस, इसका होता है 69 डिग्री सेल्सियस, और इसका होता है बच्चे 98 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलें अब मोलर मैस में फ़र्क को ज़रा डिसाइड करते हैं। तो आए ज़रा, जब आप ब्यूटेन से पेंटेन पे आए तो मुझे बताएं क्या चीज़, कितना डिफरेंस आ रहा है कार्बन के तादाद में, उसी से मोलर मैस डिसाइड होगा ना। तो देखिए ज़रा, यहाँ पर कार्बन 4 से 5 हो गए यानी 1 कार्बन का फ़र्क आया, हाइड्रोजन 10 से 12 हो गए यानी 2 हाइड्रोजन्स का फ़र्क आया, तो ओवरऑल CH2 यूनिट का फ़र्क आया जब आप ब्यूटेन से पेंटेन पे गए। जब आप पेंटेन से हेक्सेन पे जाते हैं तो देखें यही डिफरेंस फिर से आएगा CH2। जब आप हेक्सेन से हेप्टेन पे जाएंगे फिर से CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है आपके पास। ठीक है, और हमारा एक ऑब्जर्वेशन है, जब भी आपके 2 मेंबर्स में, एक ही सीरीज़ के 2 मेंबर्स में जब CH2 यूनिट का फ़र्क आता है, ठीक है, CH2 यूनिट का फ़र्क आता है तो बॉइलिंग पॉइंट में 20 से 30 दर्जे इजाफा होता है। बात समझें कि नहीं? देखिए मोलर मैस, इसमें कार्बन का मैस होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 2, तो टोटल मिला के कितना हो गया 14 मोलर मैस। तो जब आप एक मेंबर से दूसरे तक गए तो CH2 यूनिट का डिफरेंस आया यानी मोलर मैस में 14 का इजाफा हुआ, और इस मोलर मैस में इजाफे से बॉइलिंग पॉइंट में कितना इजाफा होता है 20 से 30 डिग्री। आइए ज़रा इसको जस्टिफाई करते हैं। देखिए ज़रा, आप जब ब्यूटेन से पेंटेन पे गए CH2 यूनिट के साथ 0.5 से बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 36, तो ऑलमोस्ट 35 डिग्री, तो ऑलमोस्ट एवरेज उसी रेंज में आया ना। आगे देखें 36 से 69 हो गया,
तो देखिए ना 36 से जब 69 होता है तो कितना फ़र्क पड़ता है, 36 से 46, 56, 66 और 60 यानी 33 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क पड़ा। और जब आप 69 से 98 पे गए तो 69 से 79, 89, 99, 31 का डिफरेंस आया। यानी देखिए ना डिफरेंस आलमोस्ट उसी रेंज में वेरी कर रहा है। तो जब भी CH2 यूनिट का इजाफा होता है हाइड्रोकार्बन्स की चेन में तो उनके बॉइलिंग पॉइंट में 20 से 30 डिग्री का इजाफा हुआ करता है। क्लियर हो गया आपको? तो ये हमारे पास होता है मोलर मास का फैक्टर। तो देखिए ज़रा, जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे मोलर मास बढ़ेगा। मोलर मास बढ़ने से आपके पास कार्बन एटम बढ़ रहे हैं जब, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में क्या होगा, इजाफा होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ज़्यादा हो जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला फैक्टर था मोलर मास। और जो सेकंड फैक्टर जो है बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड करेगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिसाइड करेगा, वो हमारे पास होता है सरफेस एरिया। क्या हुआ करता है वो, सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया के साथ बॉइलिंग पॉइंट का क्या कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन। मतलब फिर से अगर सरफेस एरिया होगा ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू में भी क्या होगा, इजाफा होगा। और अगर सरफेस एरिया कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम। अच्छा, आपको यहाँ पे मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको बताता चलूँ, यूँ समझ लें एक तरह का नोट है इस फैक्टर के बारे में। याद रखिएगा ये फैक्टर सिर्फ तब डिसाइडिंग फैक्टर होगा जब आप जिन मॉलिक्यूल्स में कंपैरिजन कर रहे हैं उनमें कार्बन कंटेंट सेम रहे, उनमें मोलर मास सेम रहे, तब ही डिसाइडिंग फैक्टर सरफेस एरिया होगा। यानी देखें, अगर आप फ़र्क करने लग जाएं ईथेन में और हेक्सेन में, ईथेन में और हेक्सेन में, तो यकीनन हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और ईथेन का कम होगा। मुझे बताएं क्या डिसाइडिंग फैक्टर एरिया हो गया? डिसाइडिंग फैक्टर तो कार्बन एटम की तादाद, मोलर मास हो गया, क्योंकि ब्यूटेन में 2 कार्बन है, मास कम है। सॉरी, ईथेन में 2 कार्बन है तो मास कम है, हेक्सेन में 6 कार्बन है तो मास ज़्यादा होगा। तो वहाँ सरफेस एरिया का फैक्टर काउंट नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं ये फैक्टर सिर्फ तब होगा जब आपका जो कार्बन एटम कंटेंट है, कार्बन एटम कंटेंट, या फिर इसको आप बोल सकते हो मोलर मास जो होगा जिनमें आप कंपैरिजन कर रहे होगे, वो इनके लिए क्या होना चाहिए, सेम। चलिए यहाँ इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। मैं आपके सामने एग्जांपल ले लेता हूँ किसकी, पेंटेन की। ठीक है, अब देखिए पेंटेन में, पेंटेन का फार्मूला होता है C5H12, ये ऊपर लिखा भी है हमने। तो इसमें देखिए 3 तरह के आइसोमर्स होते हैं। एक होता है स्ट्रेट चेन, 5 कार्बन, एन पेंटेन इसको बोलते हैं। एक हमारे पास होता है 4 कार्बन स्ट्रेट में और एक की क्या हो जाए, ब्रांच। और तीसरा हमारे पास होता है 3 कार्बन स्टेट में और 2 की यहाँ ब्रांच, नियोपेंटेन। ये एन पेंटेन, ये आइसोपेंटेन और ये नियोपेंटेन। अब ज़रा इनके एरिया की बात करें, मुझे बताएं इसका एरिया कम नहीं है इसकी निस्बत? देखिए ना, इसमें 4 कार्बन की चेन है, एरिया ज़्यादा है। इसमें 3 कार्बन की चेन है, एरिया कम होगा। और इसमें 5 कार्बन की चेन है, एरिया उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट की जो वैल्यूज़ है वो भी उसी लिहाज से होती हैं। जो एन पेंटेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 36 डिग्री सेल्सियस, आइसोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 27.8 डिग्री सेल्सियस, और जो नियोपेंटेन होता है ये होता है 10 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया कम हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। तो ट्रेंड को आप कैसे जस्टिफाई करोगे? एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है आइसोपेंटेन से, आइसोपेंटेन का ज़्यादा होता है नियोपेंटेन से। ठीक है, चलो हमें पता चल गया एरिया ज़्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अब एक चीज़ गौर करने की है भाई, सरफेस एरिया ज़्यादा होने से ऐसा क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है? तो याद रखिएगा, ग्रेटर द सरफेस एरिया, ग्रेटर सरफेस एरिया का क्या मतलब है, ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखें बात फिर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे आ गई ना, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं, फिर उनसे बॉइलिंग पॉइंट पे भी फ़र्क पड़ता है। तो देखिए ज़रा भाई, सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। क्या मतलब है इस बात का? भाई देखिए पेंटेन में 5 कार्बन की चेन थी ना, तो अगर पेंटेन ये अकेला तो नहीं होगा, अगर हम एन पेंटेन की बात करें तो इसके काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे ना पास। तो अपने जैसे जब दूसरे पेंटेन के सामने ये आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम करने के लिए देखें ज़्यादा एरिया अवेलेबल है, यहाँ 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 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बने। अगर आप बात करें आइसोपेंटेन में, तो जब वो उस जैसा मेंबर उसके सामने आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखें कहाँ कहाँ बन पाएगा। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन पाएगा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर।
तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके मुकाबले में कम है कि नहीं? जी हाँ, इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, इसकी कम है। और सिमिलरली जब इसकी बात करेंगे तो इसके सामने तो सिर्फ एक कार्बन आएगा, मतलब देखें ना, इसके सामने बस यही कार्बन आएगा, यहाँ कार्बन कार्बन कार्बन, ये कुछ इस तरह हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ यहाँ बन पाएगी, तो एरिया मज़ीद कम हो। इसका मतलब ग्रेटर दी सरफेस एरिया ग्रेटर दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट में भी उस लिहाज से चेंज आता है। जी समझ आ गया आपको? तो बच्चे इसी पॉइंट की मदद से ना हम एक और जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पॉइंट सॉल्व कर सकते हैं। तो अक्सर बच्चे उस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। हमारी किताब में भी टेक्स्ट बुक में ये लाइन लिखी होगी, क्या लाइन है? वो कहता है जी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच्ड चेन अल्केन्स, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच्ड चेन अल्केन्स आर लेस। ब्रांच चेन जो अल्केन्स होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, किससे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन। अब इस पे बच्चा बड़ा परेशान होता है कि ऐसा क्यों है। बच्चा समझता है कि शायद ब्रांच होगी तो जाहिर है वो ज़्यादा रुकावट नज़र आ रही है उसको, तो वो समझता है उसका तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन नहीं ना, ये ऊपर वाले पॉइंट से हमें ये भी समझ आ जाता है। भाई देखिए, जो ब्रांच चेन अल्केन होगा, जैसे यहाँ पे आइसोपेंटेन मैक्सिमम ब्रांचिंग थी ना, इसमें 2 ब्रांचेस थी, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट देखिए ना कम है सबसे। और जिसमें कम ब्रांच थी थोड़ी सी इसके मुकाबले, उसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज़्यादा था। और जिसमें ब्रांचिंग थी ही नहीं, जो स्ट्रेट चेन था, उसका बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों में ज़्यादा था। वजह क्या है? वजह फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ है बच्चों। जो ब्रांच चेन अल्केन होते हैं इनके पास सरफेस एरिया कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाने के लिए, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम बनेगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन का ज़्यादा होता है क्योंकि उसके पास एरिया ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया आपको? तो ये होता है सेकंड फैक्टर, सरफेस एरिया। तो अब एक थर्ड फैक्टर है, जो लास्ट फैक्टर है, वो देखते हैं किस तरह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और किस तरह बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड करेगा। और वो हमारे पास होता है पोलैरिटी। क्या होता है वो? पोलैरिटी के बारे में। अब देखिए ना, पोलैरिटी के बारे में किस तरह से वेरी करता है। भाई पोलैरिटी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब अगर पोलैरिटी ज़्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा। और अगर पोलैरिटी कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। जी क्लियर हुआ आपको? चलिए देखते हैं पोलैरिटी। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने आपको बात बताई है जनरल, कि मतलब पोलैरिटी के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता ही है, और अगर पोलैरिटी ज़्यादा हो तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा भी होता है। लेकिन ज़रा देखिए ना, अब अल्केन के लिए जब ये हम बात करेंगे तो अल्केन के लिए तो हमें एक बात पता है। क्या बात है? हमें पता है भी अल्केन्स तो नॉन पोलर होते हैं। जितने भी अल्केन्स हैं वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें पोलैरिटी नहीं होती, मतलब वो क्या होते हैं? वो तो होते हैं नॉन पोलर। तो भाई इसका मतलब है अल्केन के केस में तो फिर पोलैरिटी मैटर ही नहीं करेगी। हाँ जी बिल्कुल, अल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड करने में पोलैरिटी का हाथ ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो होते ही नॉन पोलर है। ठीक है, लेकिन हाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं इसको, क्योंकि एक बड़ा पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। अगर बच्चे आप कंपैरिजन कर रहे हो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन में, तब पोलैरिटी का रोल होता है ना। आए देखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखें, हम बात कर लें यहाँ पे अल्केन्स की, लिख लेते हैं ये अल्केन है, फिर अल्कीन्स की बात करते हैं, और साथ ही हमारे पास होते हैं अल्काइंस। अब बच्चे बात करें ना अगर अल्केन की, तो ठीक है, मान लिया भाई वो तो नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं वो तो होते हैं नॉन पोलर, बात ही ख़त्म कर दी हमने। लेकिन अल्कीन्स की जब बात करते हैं बेटा, दे गॉट सम पोलैरिटी, मतलब दे आर मोर पोलर यू कैन से। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अल्कीन। और अगर बात करें अल्काइन की, दे गॉट मतलब इनके पास ज़्यादा पोलैरिटी, मोर पोलैरिटी। ठीक है, अल्कीन के मुकाबले में भी इनके पास क्या होती है? ज़्यादा पोलैरिटी होती है। उसकी वजह क्या? हाइब्रिडाइजेशन से पता चला सकते हैं आपको याद है अल्केन्स में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? अल्केन्स में होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, याद है। अल्कीन्स में होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और अल्काइंस में होती है sp। और याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा s करेक्टर होगा पोलैरिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे 50% s करेक्टर है, पोलैरिटी ज़्यादा। यहाँ पे 33% s करेक्टर है, पोलैरिटी कम होती है इसके मुकाबले। और यहाँ पे 25% s करेक्टर होता है सिर्फ, तो पोलैरिटी बिल्कुल ना होने के बराबर। तो अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो बताएं फिर वो कैसे होंगे? ट्रेंड क्या बनेगा? तो भाई ट्रेंड हमारे पास बनेगा, अल्काइंस के बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होंगे किससे? अल्कीन से। और अल्कीन के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे किससे? अल्केन से। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि अल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा अल्कीन से, और अल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा अल्काइन से।
क्लियर हो गया आपको? तो इस लिहाज से पोलैरिटी इंपॉर्टेंट थी, तो वो भी डिसाइड करती है बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है। तो ये हमारे पास डिसाइडिंग फैक्टर्स थे किसके लिए, बॉइलिंग पॉइंट और इन टर्म्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए। जी स्टूडेंट्स, तो बच्चे जब नेक्स्ट हमारे पास जो फिजिकल कांस्टेंट है वो है मेल्टिंग पॉइंट। पहला हमने पढ़ा डेंसिटी, दूसरा हमने पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट और तीसरा हम पढ़ रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट। ये भी एक फिजिकल कांस्टेंट है। तो बेटो ये भी डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। मैंने आपको बताया था जितने टेम्परेचर पॉइंट्स हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी लंदन फोर्सेस की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। अब लंदन फोर्सेस के तो वही फैक्टर्स हैं ना, तो आए उनको मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी डिस्कस करते हैं। भाई मोलर मास जो है वो डिसाइड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, और फिर इनडायरेक्टली वो मेल्टिंग पॉइंट को भी डिसाइड करेगा। तो क्या रिलेशन है बेटा, अगर मोलर मास ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और अगर मोलर मास कम है किसी का तो यकीनन उसका मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू भी कम आनी है, जस्ट लाइक बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है वो? इंक्रीज़ होता ज़रूर है, मोलर मास ज़्यादा होने पर मेल्टिंग पॉइंट में इंक्रीज़ आना है, बट इंक्रीज़ इज़ नॉट रेगुलर। मतलब अभी देखिए ना, बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपने देखा था किस तरह बॉइलिंग पॉइंट कम से ज़्यादा हो रहा था। पहले आपने देखा 0.5 था, फिर आपने देखा वो 36 हो गया, फिर आपने देखा वो 69 हुआ, यानी एक कॉन्टीन्यूटी, एक रेगुलर ट्रेंड के साथ वो बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पे कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होगा, ठीक है। अब रेगुलर ट्रेंड क्यों नहीं होगा उसको समझने के लिए हम सेकंड फैक्टर देखते हैं जिसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करती है, और वो हमारे पास सेकंड फैक्टर हुआ करता है अल्टरनेशन इफेक्ट। अल्टरनेशन इफेक्ट, या फिर उसको हम ना एक और नाम देते हैं ऑसिलेशन इफेक्ट। ऑसिलेशन इफेक्ट भी उसको बोला करते हैं, ठीक है। अब अच्छा, ये इफेक्ट क्या कहता है? ये इफेक्ट बेसिकली ना एक ऑब्जर्वेशन है। हमने एक चीज़ देखी है बच्चों, जो हमारे पास होते हैं ना इवन कार्बन एटम रखने वाले कंपाउंड, उनका जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है। ज़्यादा कॉम्पैक्ट मतलब ज़्यादा अच्छे से जुड़ा हुआ, बना हुआ, ज़्यादा कॉम्पैक्ट, एज़ कम्पेयर टू दोज कंपाउंड्स विच हैव ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम। यानी ये अल्टरनेशन इफेक्ट हमें क्या सिखाता है? ये हमें बताता है इवन कार्बन एटम कंपाउंड्स जो होते हैं, इवन कार्बन एटम कंपाउंड्स जो होते हैं, दे गॉट मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर किसके मुकाबले में? एज कंपेयर टू ओड कार्बन एटम कंपाउंड्स। मतलब वो कार्बन एटम, वो कंपाउंड्स जिनमें ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हुआ करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं आपके सामने ना एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ C7, C8, C9, C10 और C11। मतलब ये इतने इतने कार्बन वाले कंपाउंड हैं, C7, C8, C9, C10। अब देखिए इसमें इवन कौन से हैं? इवन है बच्चों ये C8 और C10, ठीक है। तो इनके तो बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होने ही, मेल्टिंग पॉइंट सॉरी, इनके ना ज़्यादा होने ही हैं, ठीक है। देखिए ना, मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? देखिए जब मेल्टिंग होती है किसी सॉलिड की तो यूँ समझे वो ना खुलता है, उसका स्ट्रक्चर खुलता है, ठीक है। अब अगर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा उसका खुलना उतना मुश्किल है, और अगर लूज स्ट्रक्चर है जैसे ओड कार्बन एटम में होता है उसको खोलना आसान है, तो यकीनन उसको खोलने के लिए फिर कम टेम्परेचर लगेगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम। और मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में उसको खोलने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो मतलब इनमें ये इवन वाले हैं तो मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होंगे इनके। अब देखिए इनको कंपैरिजन करने का इसका एक अंदाज़ है। C10 को किससे कंपैरिजन करना है? उसके आगे और पीछे वाले ओड से, यानी C10 को कंपेयर करेंगे C11 से, C9 से। इसी तरह C8 को C9 से भी करेंगे और C7 से भी करेंगे। अब नो डाउट C8 और C10 के जो बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे सॉरी, वो ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। और जो C9, C11, C7 है, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स रिलेटिवली इनके मुकाबले में कम, लेकिन एक स्पेशल अंदाज में। आए देखते हैं इनका फिर ट्रेंड क्या बनेगा, इनका ट्रेंड देखते हैं क्या बनेगा मेल्टिंग पॉइंट का। भाई जो C10 होगा और C8 होगा, इन दोनों में से मुझे बताएं किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो। यकीनन C10 वाले का, हालांकि दोनों ओड हैं लेकिन इसमें 10 कार्बन है, तो इसलिए सबसे पहले तो आ जाएगा C10, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किसके मुकाबले में? आप C8 लिखेंगे तो ट्रेंड ख़राब हो जाएगा, मैं ट्रेंड लिख रहा हूँ ना। आप बोलें C10 का बॉइलिंग पॉइंट C11 से ज़्यादा होगा कि नहीं?
डेफिनेटली ज़्यादा होगा क्योंकि वो ओड है, ये इवन है, ठीक है। अब C11 वाला है जो इसका बॉइलिंग पॉइंट C8 से ज़्यादा होता है। किससे? 8 से। नो डाउट 8 इवन है, लेकिन देखें 8 का कंपैरिजन 11 से नहीं करना आपने, क्योंकि 11 C10 के आगे है। तो C8 का कंपैरिजन 9 या 7 से करें, तो इसलिए C11 का तो ज़्यादा ही होगा किसके मुकाबले में, C8। अब C8 इवन है तो यकीनन इसका बॉइलिंग पॉइंट C9 से भी ज़्यादा होगा, और C9 का फिर C7 से ज़्यादा होगा। समझ आया आपको? थोड़ा सा ना ज़्यादा अंडरस्टैंड करने वाला ये क्वेश्चन है। अगर इस तरह का सवाल आपको आ जाए तो देखिए ज़रा, मेल्टिंग पॉइंट में क्या वो ट्रेंड बनता है उस तरह का जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था C5, C6, C7, C8 में। लेकिन यहाँ पे देखें C10, फिर C11, फिर 8, फिर 9, फिर 7। इसलिए हमने बोला कि इंक्रीज़ इज़ नॉट रेगुलर, और उसकी रीज़न में हमें पता चला अल्टरनेशन इफेक्ट या ऑसिलेशन इफेक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के हवाले से ये था। क्लियर हो गया आपको? तो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट दी मेल्टिंग पॉइंट। चलें बच्चों, ये हमारी सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कवर हो गई। इसको टेक्स्ट बुक से पढ़िएगा। मुझे उम्मीद है हमने हर पॉइंट को डिस्कस किया है और आप अच्छे से इनको समझ पाएंगे, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड में जो MCQ आएंगे या एंट्री टेस्ट में आएंगे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अभी के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।